तो ये तो लड़की के साथ दोहरा अत्याचार हो गया ना, कि पहले तो उसका बलात्कार है और फिर कह रहे हो कि जिसने बलात्कार किया है उसी से तू शादी कर। बॉडीज जो लड़कियों की रहती है उनको बहुत बुरे तरह से वैंडलाइज करा जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट्स। और जब हजारों लाखों लोग होते हैं ना जिनके भीतर लड़की की देह को नोच खाने के मंसूबे होते हैं, तो फिर एक सक्रिय बलात्कारी पैदा होता है जो जाकर ये कुकर्म कर ही डालता है। चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, यहाँ तुम लड़की लड़के को अलग अलग पढ़ा रहे हो, तुम क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? यही तो कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो गर्ल है, इसलिए तुझसे अलग है। मैं जो बात जैसे बोल रहा हूँ बहुत लोगों को बहुत कड़वी लग रही होगी, लगती है तो लगे किसी की जान गई है। और इसमें ना लड़कियों के साथ तो बहुत बुरा होता ही है, लड़कों को भी जीवन भर की असहजता मिल जाती है। निर्भया से आज तक कितनी कैंडल मार्चेस हो गई, हम समझना ही नहीं चाहते हैं कि वास्तविक अंधेरा कहाँ है। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, अभी जो कोलकाता केस हुआ है उसके बाद देश के और राज्यों से भी ऐसी बहुत सारी खबरें, ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं और भी आगे भी आती चलेंगी। अब ये जो अपराध है, ये जो जघन्य अपराध है, इसका हम ये तो जानते हैं कि जो वास्तविक परिवर्तन आएगा वो भीतरी होगा, जो बदलाव आ सकता है वो भीतरी होगा। पर बाय लॉ इस इस क्राइम का क्या क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? व्हाट इज द राइट पनिशमेंट इस क्राइम के लिए? बाय लॉ क्या सही पनिशमेंट होनी चाहिए? बेटा, बाय लॉ जो पनिशमेंट होना चाहिए वो तो लॉ में पहले से ही है। प्रॉब्लम ये थोड़ी है कि लॉ में लैक्सिटी है। लॉ को कहाँ तक ले जाओगे? कुछ जगहों पर तो ये तक है कि बलात्कारी को फांसी की सजा दे देंगे, लॉ अब इससे ज्यादा क्या करेगा। लेकिन जहां पर बलात्कार पर फांसी का भी प्रावधान है, वहां बलात्कार रुक थोड़ी रहे हैं। तो बात शायद लीगल प्रोविजन की उतनी ज्यादा है नहीं। जो भारतीय कानून भी है वो बलात्कार को लेकर के काफी सख्त है, और भी सख्त बना सकते हो। एक ही चीज है उसमें बच्ची की फांसी दे दी जाएगी, वो भी कर सकते हो। लेकिन और जगहें हैं दुनिया में जहां फांसी का भी है, वो तो आखिरी बात होती है ना, वहां भी रुके नहीं। तो शायद जो इस समस्या का मूल कारण है वो लॉ में नहीं है, कहीं और है। और अगर आप जो असली वजह है उसको नहीं पकड़ोगे, और जो इधर उधर की वजहें हैं उनकी बात करोगे, तो समस्या की असली वजह बची रह जाएगी। जब भी ऐसा कुछ होता है, और हर साल एक बार, दो बार, चार बार ऐसा कोई बहुत दुखद मामला सामने आता ही है, तो आक्रोशित लोगों के एक वर्ग से कानून को लेके मांग उठती है कि कानून बदलो, कानून बदलो। मैं नहीं समझता कि कानून बदलने से बहुत फर्क पड़ने वाला है। फर्क जिस बात से पड़ने वाला है, समस्या का जो असली समाधान है, उसकी बात हम करना नहीं चाहते। क्योंकि वो बात करो तो हमें असुविधा होती है। तो हम कहते हैं कि बलात्कारी को फांसी दे दो। फांसी दी जा सकती है, बिल्कुल। अभी जैसा मामला हुआ है इसमें तो फांसी की सज़ा भी कम है, बिल्कुल फांसी भी दी जा सकती है। लेकिन मुझे अफसोस है और मुझे डर है कि फांसी देने से भी शायद ये अपराध बहुत कम होंगे नहीं। आचार्य जी, जैसे पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब कि कोई किसी का रेप कर देता था तो जनरली शादी कर देते थे उस लड़की से। पर आज तो फांसी की सज़ा रहती है। तो कई बार जब रेप करने के बाद ऐसा देखा जाता है कि वो व्यक्ति उसकी मर्डर करने की भी कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि किसी तरीके से शायद सबूत मिट जाए, इसलिए मर्डर ही कर दो। तो अगर फांसी की सज़ा नहीं होगी शायद, तो क्या मर्डर रुक सकता है रेप के बाद? बेटा, फांसी की सज़ा भी तो तभी दी जाती है ना जब सबूत मौजूद हो। जानते हो, जानकारों के
जो कानून के, लीगल मैटर्स, विधि के जो जानकार हैं, उनका एक वर्ग ये भी कहता है कि तुम बलात्कार की सजा जितनी कड़ी करोगे उतना ज्यादा रेप केसेस रेप मर्डर में तब्दील होते जाएंगे। क्योंकि अगर उसने सबूत छोड़ दिया जिंदा तो अब सीधे उसको फांसी होनी है, तो सबूत को जिंदा क्यों छोड़ेगा? अगर उसने अपने विक्टिम को जिंदा छोड़ दिया तो वो जानता है कि कानून इतना कड़ा है कि अब सीधे फांसी होगी, तो अब कहेगा रेप तो किया है लेकिन अब रेप में तो मुझे फांसी हो जाएगी, तो इसके लिए इसका मर्डर करना भी जरूरी है। तो लोगों का एक वर्ग ये भी कहता है कानून सख्त होना चाहिए निश्चित रूप से, पर जिस बात से 10% फर्क पड़ना हो हम उसकी ज्यादा करें चर्चा, या जिन बातों से 90% का फर्क पड़ना है उनकी ज्यादा चर्चा करें, ये हमें सोचना होगा। जैसे आपने बात करी कि पहले किसी लड़की का बलात्कार होता था तो सजा के तौर पे ये कह दिया जाता था कि लड़के अब इससे ब्याह कर, यही तेरी सजा है, तूने इसका बलात्कार करा है अब तो इससे शादी कर ले, यही तेरी सजा है। ये कोई सजा है? बल्कि इससे तो ये पता चल रहा है कि समाज कैसा है, कि समाज कैसा है। लड़की के साथ तो दोहरा अन्याय हो गया ना। आपको पता हो कि आपका जो वुड बी हस्बैंड है, जो आपका भावी पति है, वो किसी लड़की का बलात्कार करे बैठा है, तो क्या आप उससे शादी करोगे? और अगर आपको पता हो कि आपका जो भावी पति है वो आपका ही बलात्कार करे बैठा है, तो आप उससे शादी कर सकते हो क्या? तो ये तो लड़की के साथ दोहरा अत्याचार हो गया ना, कि पहले तो उसका बलात्कार है और फिर कह रहे हो कि जिसने बलात्कार किया है उसी से तू शादी कर। और हम ये सोच रहे हैं कि सजा हम बलात्कारी को दे रहे हैं। सजा हम बलात्कारी को दे रहे हैं कि लड़की को दे रहे हैं? पहले तो उसने अपराधी बन के बलात्कार किया था, अब वो पति बन के बलात्कार करेगा, हर रात बलात्कार करेगा। और अब वो लीगली सेफ होकर कानूनन सुरक्षित होकर बलात्कार करेगा। अब उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कहेगा मैं अब बलात्कारी थोड़ी हूं, मैं पति हूं और मैं तो अब बस पत्नी के साथ यौन संबंध बना रहा हूं, इसको बलात्कार थोड़ी बोलते हैं। इससे आपको इशारा मिल रहा होगा कि मैं कहां पर समस्या की असली जड़ को देख रहा हूं, कहां पर देख रहा हूं। मन। वो हमारी सामाजिक मान्यता में है, हमारी रूढ़ी में है, हमारी सोच में है। हम जिस तरह का वर्ल्ड व्यू रखते हैं ना भीतर, दुनिया के बारे में, खुद के बारे में हम जो ख्याल रखते हैं, जिंदगी को लेकर के हमारी जो धारणाएं हैं, मान्यताएं, बिलीफ्स हैं, उनमें है इस समस्या की जड़। उसको जोर से पकड़ के हिलाना पड़ेगा, उखाड़ देना पड़ेगा, तब जाकर के समाधान मिलेगा। नहीं तो आप कानून कड़ा करते जाओ, मैं कह रहा हूं मुझे डर है कि उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। एक ऐसा समाज जो लड़की को कमोडिटी मानता हो, जो उसको इंसान से ज्यादा देह की तरह देखता हो, वहां आपको ताज्जुब क्यों होता है कि बलात्कार होते हैं? बताइए। और भारत में जितने बलात्कार होते हैं, कुछ अनुमान कहते हैं कि उनका 10% भी प्रकाशित नहीं होता। प्रकाशित माने खबर में ही नहीं आता, कई बार तो घर वालों तक को नहीं पता चलता। FIR तो बहुत दूर की बात है। 10% मामले हैं जो रोशनी में आते हैं और 10% से भी और कम है जिन पर जाकर पुलिस में रिपोर्ट होती है। तो सोचो बलात्कार कितना ज्यादा कॉमन है। इतना हम सोच रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा है बलात्कार के मामले। बहुत बार तो लड़की या महिला ही कहती है कि इसमें अब मिलना क्या है, एक मेरे साथ दुर्व्यवहार हो चुका है और अब ये चीज लेकर के मैं कोर्ट कचहरी करूं, अदालत जाऊं तो वहां मेरे साथ और दुर्व्यवहार होगा। और बहुत बार होता भी है, लड़की जाए, कितने ही मामले हैं कि लड़की रेप की रिपोर्ट लिखाने गई, वहां पुलिस वालों ने उसका रेप कर दिया।
और अभियुक्त को बचाने के लिए वहां पर जो वकील खड़ा है अदालत में, वो लड़की से और अटपटे सवाल पूछ रहा है ताकि वो बेइज्जत होकर के मुकदमा वापस ले ले। लड़की कहती है मैं एक बार बेइज्जती बर्दाश्त कर चुकी हूं, अब मैं और क्यों करूं, मुझे कुछ करना ही नहीं, मैं चुपचाप घर जा रही हूं, झेल लूंगी। ये समाज, इसको समझो। तुम ये माने बैठे हो कि समाज बहुत अच्छा है, कानून में बस कमी है। क्यों अपने आप को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हो? क्यों कह रहे हो कि इस समाज का चरित्र बहुत अच्छा है? क्यों उसको, समाज को एक चरित्र प्रमाण पत्र दे रहे हो? मत दो भाई। इस समाज को अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं। जो मामले होते हैं ना, वो प्रतिनिधि मामले हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव मामले हैं। वो ऐसा नहीं कि यूं ही कोई आसमान से गिरा एलियन है जो आके रेप कर गया। वो इसी समाज, इसी मिट्टी से उठा हुआ अपराधी है। समाज जैसा होता है, उसी के प्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्रों में उभर के सामने आने लगते हैं। इसी पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध में, आजादी से पहले, समाज को लौ लगी थी कि क्रांति, आजादी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और वो जो जज्बा था, वो घर घर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले फैला हुआ था। तो फिर उस जज्बे के प्रतिनिधि के रूप में कुछ क्रांतिकारी खड़े हुए। वो क्रांतिकारी नहीं आ सकते थे अगर जो वाइडर सोसाइटी है, जो पूरा समाज ही है, अगर उसमें जज्बा ना होता। समझ में आ रही बात? माने कि जब 1000 लोगों के दिलों में क्रांति की लौ जलती है, तो फिर एक होता है जो सड़क पर जाकर क्रांति करता है। ये एक कौन है? उन 1000 लोगों का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। जब 1000 लोग कहते हैं कि हमें बुरा लग रहा है, क्यों हमारे ऊपर किसी बाहरी सत्ता का शासन है, जब 1000 लोग कहते हैं बुरा लग रहा है, तब एक भगत सिंह होता है जो सीधे सड़क पर आ जाता है, कहता है ठीक है बुरा लग रहा है, मैं करके ही दिखाऊंगा। वो एक भगत सिंह 1000 लोगों का प्रतिनिधि होता है। ऐसे ही नहीं आ गया, वैक्यूम में नहीं आ गया। दंगे होते हैं, दंगों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले हो सकता है बस 100 लोग हों, और शहर की आबादी है 10 लाख। लेकिन ये जो पूरा शहर है, उसी पर अभी सांप्रदायिकता का बुखार चढ़ा हुआ है। ये 100 लोग क्या हैं? उन 10 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं। ऐसी जमीन तैयार हो गई है कि उसमें से ये लोग पैदा हो रहे हैं। ठीक यही बात बलात्कारी पर भी लागू होती है। जब हजारों लाखों लोग होते हैं ना, जिनके भीतर लड़की की देह को नोच खाने के मंसूबे होते हैं, तो फिर एक सक्रिय बलात्कारी पैदा होता है जो जाकर ये कुकर्म कर ही डालता है। वो यूं ही, मैं कह रहा हूं, आसमान से नहीं टपका, वो इसी समाज से पैदा हुआ है। 1000 लोगों ने मंसूबा बनाया था, इरादा बनाया था, एक ने करके ही दिखा दिया। और मौका मिलता तो वो 1000 भी करके दिखाते, उन्हें मौका नहीं मिला, या वो डरे रह गए, या वो आगे करेंगे कभी, या अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो शादी कर लेंगे। अब तो कोई नहीं कहेगा ना कि बलात्कारी है, शादी कर लो, अब बलात्कार जायज हो जाता है। हमें उस समाज पर सवाल उठाना पड़ेगा जहां हजारों लोग, आधी आबादी, आधे मनुष्यों माने महिलाओं को सिर्फ जिस्म की तरह देखते हैं। उस समाज पर सवाल उठाइए। और जब तक इस तरह की सोच और संस्कृति रहेगी, छेड़छाड़, बलात्कार, ये आम बात रहेगी। इतना ही नहीं होगा, ये तो ये देखो, ये बहुत ना रक्त रंजित घटना होती है, रेप और फिर रेप मर्डर, तो वो हमारे नोटिस में आ जाती है। महिलाओं का शोषण तो
छोटे सटल तरीकों से हर जगह हर पल ही चल रहा होता है भाई। वो सामने नहीं आता क्योंकि वो नॉर्मलाइज हो चुका है, वो हमें लगता है ठीक ही बात है, कोई समस्या की बात थोड़ी है। उसको हम शोषण भी अब नहीं मानते, उसको हम कल्चर बोलते हैं। कल्चर माने क्या? जिस चीज का आप व्यवहार शुरू कर दो वो कल्चर कहलाता है। जो चीज एक लोगों के, एक समुदाय के आम व्यवहार में आ जाए उसको ही कल्चर या संस्कृति बोलते हैं। अब अभी रात के बज रहे होंगे 11 बज रहा है, क्या बज रहा है? हाँ, अब 12 बज रहा है। आप लोग अपने घर जाओगे, ये बाकी यहाँ पुरुष बैठे हैं, इन्हें भी कहीं इधर उधर जाना होगा, मैं भी कहीं जाऊंगा। आपके लिए एक मुद्दा है कि आप यहां से कैसे जाओगे, इनके लिए मुद्दा नहीं है, और मेरे लिए भी मुद्दा नहीं है। मेरे देखे ये बात भी शोषण की है। आप यहां बैठे हो, अभी ये सत्र खत्म होगा, आपको सोचना पड़ेगा, शायद आप अभी से सोच रहे हो, और घड़ी की जितनी टिक टिक हो रही होगी वैसे ही आपका दिल भी धड़क रहा होगा कि रात और गाढ़ी होती जा रही है, सड़क पे जाना है, अनजान जगह है, क्या है, कैसे पहुंचे। ये शोषण नहीं है क्या? पर ये बात अब क्या हो चुकी है, नॉर्मलाइज हो चुकी है। इसको हमने कहा ये तो भाई लड़की है तो थोड़ा सोचेगी ना। क्यों भाई? किस संविधान में लिखा है कि लड़की को ज्यादा सोचना चाहिए अपनी सुरक्षा के बारे में? किस संविधान में लिखा है? वेदों में लिखा है? कहां लिखा है बताओ ना, कौन से शास्त्र में लिखा है ये कि लड़की को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? पर हमने ये कर दिया है। पग पग पर और पल पल पर लड़की को बॉडी कॉन्शियस होना पड़ता है, उसे सोचना पड़ता है कि मैं ठीक ठाक हूं, देह पे हमला तो नहीं हो रहा। उसे ये भी देखना पड़ता है कि आसपास कैसे लोग हैं, यहां पर कहीं पर कौए, गिद्ध, कुत्ते, भेड़िए, ये मुझे घूर तो नहीं रहे। मैं यहाँ आया एक दिन, मेरी कमीज ठीक नहीं थी, मैंने सोचा देना भाई अपनी, और मैंने पहन ली। मैं यहाँ बैठ कर जो सफ़ेद वाली मैं अभी 2-3 दिन पहले पहन के बैठा था, मेरे लिए वो 2 मिनट का मामला था। और ऐसा ही कोई मुद्दा होगा तो किसी लड़की के लिए वो शायद आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का भी हो सकता है। जो मेरे लिए 2 मिनट का मामला था किसी लड़की के लिए 2 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि समाज ने उसे बॉडी कॉन्शियस बना दिया है। उसे बहुत सोचना पड़ता है अपने कपड़ों के बारे में, खासकर पुरुषों के सामने। मेरे देखिए ये भी शोषण है, ये भी शोषण है। ये लोग यहां आई हैं, तुम लोग यहाँ पे आते हो, मस्त इधर उधर अपना जा रहे हो, बैठ रहे हो, अपना काम कर रहे हो, और किसी सही जगह बैठ जाते हो, जहां जाना होता चले जाते हो। ये कहीं निकलते थोड़ी हैं, कुछ डर के मारे और कुछ संस्कार के मारे। संस्था से 3 या 5 लड़कियां आई थीं, आज एक गजब राज खुला। गाड़ी चलाना तो छोड़ दो, इनको स्कूटी चलाना भी नहीं आता, और जिनको चलाना आता है उनके पास लाइसेंस नहीं है। अब यहां तो स्कूटी ली जाती है रेंट पर, और जब रेंट पे लो तो क्या मांगता है? जिनको स्कूटी चलानी आती है उनके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ को चलानी भी नहीं आती, और 4 व्हीलर चलाना तो बहुत ही दूर की बात है। मेरे देखे ये भी शोषण है। तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई भी रहे होंगे, उनके पास लाइसेंस होगा। तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई होंगे, वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब कुछ चलाते होंगे, तुमको तो नहीं मिल रहा ना। ये समाज ऐसा है। तुम कहोगे हम तो बलात्कार की बात कर रहे थे, स्कूटी कहां से आ गई? मैं जहां से देख रहा हूं वहां पे ये सब समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं, इनकी एक ही जड़ है, हमारी बहुत पुरानी और बीमार सोच, जिसको हम अपनी परंपरा के नाम पर ढो रहे हैं। पराया धन है, और धन माने इनएनिमेट चीज, जिसको यहां से यहां हैंड ओवर करा जा सकता है। लो भाई, कर दिया मैंने कन्यादान। जड़ चीज, जड़ पदार्थ है, वो भौतिक वस्तु है, देह मात्र है। तो कुल वो करे भी तो क्या, बस अपनी देह का ध्यान रख ले। उसकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? उसकी देह। बिगेस्ट एसेट इज द बॉडी। तो वो फिर बॉडी कॉन्शियस होकर घूमती है। एक लड़की जितना अपने शरीर के बारे में सोचती है, लड़का थोड़ी सोचता है। ये बीमारी है। वो मनु भाकर वहां पर ओलंपिक्स में 2 पदक जीत करके आई हैं,
हिंदुस्तान वाले लगे हुए हैं, इनको मॉडल बना देते हैं। पूरा मीडिया लगा हुआ है इसी बात पे कि गुड लुकिंग है। एक से एक जलील किस्म की रिपोर्ट छप रही है मीडिया में। आप कहोगे अरे ओलंपिक में मेडल जीतने में और रेप में क्या रिलेशन है? गौर से देखो, है। भारत के लिए यह बहुत अनूठी बात थी कि एक ही ओलंपिक में किसी ने 2 मेडल जीते हो पहली बार। गौरव की बात है, गजब की बात है। वो लड़की यहां पर आई, मीडिया ने बात शुरू कर दी, इसका ब्याह कब होगा, दामाद कौन बनेगा, छाया रहा ये पन्नों पर। ये तो समाज है हमारा। मुश्किल से तो तुम्हें कहीं से एक आध कोई मेडल मिल जाता है, और जब मिल जाता है तो तुम ये बदतमीजियां करते हो। इस समाज में अपराधी नहीं पैदा होंगे तो और क्या होंगे? जब लड़की बस भोग की, खाने की वस्तु है, नोचने की वस्तु है, उसका शरीर ही सब कुछ है, तो एक से एक फिर भेड़िए पैदा हो जाते हैं जो नोच खाते हैं उसको। उसको इंसान की तरह देखो तो सही। मेरे पास आंकड़े नहीं है और हो सकता है मैं गलत हूं, पर खोजना। भारत के अलावा किसी और देश में इतने स्कूल्स हैं, ऑल गर्ल्स ऑल बॉयज? मुझे लगता है पूरी दुनिया में तो को एजुकेशन ही चलती है। इस्लामिक देशों को छोड़ देना, वो लोग हमसे बहुत आगे हैं, पर हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको पकड़ लें। ये जो पूरा खेल होता है कि लड़की को अलग कर दो, लड़के को अलग कर दो, ये क्या है? चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, यहां तुम लड़की लड़के को अलग अलग पढ़ा रहे हो। तुम क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? यही तो कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो गर्ल है, इसलिए तुझसे अलग है। आप सहज हो ही नहीं पाते, आप सहज हो ही नहीं पाओगे लड़की के साथ ना। हमें सिखाया भी यही जाता हो, लड़की है उससे दूर रहो। एक उम्र के बाद लड़के लड़की इकट्ठे खेल रहे हो तो समाज की त्योरियां चढ़ जाती हैं। ये सब अपराधों की तैयारी है। जब लड़का लड़की के साथ सहज हो ही नहीं सकता, उससे मित्रवत व्यवहार कर ही नहीं सकता, तो फिर वो उसको ऐसे ही देखता है कि ये एक अजूबी चीज है, कहां से आई है। फिर वासना और कई गुना बढ़ जाती है। अरे लड़कियों के साथ उठो बैठो, हंसो खेलो, तो इतनी वासना नहीं चढ़ेगी। जितना दूरी बना देता है ना ये समाज, वो बस वासना को बढ़ाने के काम आती है। जितनी दूरी बनाओगे उतना ज्यादा भीतर। पाकिस्तान वगैरह में होंगे, पाकिस्तान बहुत आगे है हमसे। अभी भारत को, जैसी भारत की अभी स्थिति चल रही है, हाँ, इसी स्थिति को और बढ़ाना पड़ेगा। तो करीब 20 साल में फिर हम पाकिस्तान के लगभग बराबर पहुंच जाएंगे। कुछ जगहों पर जानते हो ये तक मान्यता है, और वो कौन से हैं तुम खोज लेना, कि जहां पे ये ट्राइबल कल्चर ज्यादा चलता है। एक एक ट्राइब है, दूसरा ट्राइब है, कि अगर एक लड़के ने उस ट्राइब की किसी लड़की का रेप करा है, तो उस लड़की का भाई, पिता या पति जो रेपिस्ट है, अब उसकी बहन का रेप करेगा। ये जस्टिस है। इस जस्टिस में मुझे बताओ लड़की का क्या हुआ? ये ट्राइबल जस्टिस है, ये सचमुच चलता है। ट्राइब ए ट्राइब बी, इस ट्राइब के एक लड़के ने इधर की एक लड़की का रेप कर दिया, तो जिसका रेप हुआ है उसका हस्बैंड, ब्रदर, या फादर, इन तीनों में से कोई भी अभी हक पा जाता है कि जो रेपिस्ट है उसकी बहन का या पत्नी का रेप कर सकता है लीगली।
जब स्त्री को मनुष्य मानोगे ही नहीं तो वो बस तुम्हारे भोग की, कंजम्पशन की चीज रहेगी, और क्या रहेगी? वो इंसान है ये तो तब हो ना जब वो मेरे बगल में बैठ करके पढ़ रही हो, मुझसे मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, उसने कर दी, तो मैं कहूंगा कि भाई बॉडी वॉडी तो दूर की बात है, ये इंटेलिजेंस है। शी इज इंटेलिजेंस पर्सोनिफाइड। एक चीज जो मेरे साथ बड़ी अच्छी हुई, और मैं समझता हूं बहुतों के साथ हुई होगी, हम सबको आभारी रहना चाहिए, मुझे इतनी अच्छी टीचर्स मिली और इतनी सशक्त महिलाएं थी वो, कि उनसे पढ़ने के बाद मेरे लिए जरा मुश्किल हो गया किसी औरत को ऑब्जेक्ट के रूप में देखना। और मुझे फक्र है कि मैं अपनी ऐसी टीचर्स का स्टूडेंट था, सब लेडी टीचर्स। मुझे अपने कोई जेंट्स टीचर तो याद भी नहीं आते स्कूल के दिनों के, सब लेडीज, बहुत जबरदस्त, सशक्त, ज्ञानवान महिलाएं, और प्यार से भरी हुई। पर वो वाला प्यार नहीं कि मुझे वो सजा भी उन्होंने मुझे खूब दी, और आज मैं ऐसा हो पाया उसमें योगदान उनका भी है, उन महिलाओं का जिन्होंने मुझे सजा दी थी, क्लास 6, क्लास 8, क्लास 10। जरूरी है ना कि आप महिला को टीचर के रूप में भी देख पाओ, जरूरी है कि आप उसको कॉम्पिटिटर के रूप में देख पाओ, जरूरी है कि आप उसको एक फेलो स्टूडेंट के रूप में देख पाओ, जरूरी है कि आप उसको कलीग के रूप में देख पाओ। वर्क प्लेसेस में महिलाएं हैं? नहीं है। संसद में महिलाएं हैं? नहीं है। बोर्ड रूम में महिलाएं हैं? नहीं है। महिला बस कहां है? किचन में है और बिस्तर पर है। तो पुरुष बस महिला को इन्हीं दो कामों के लिए देखता है, फिर खाना खिला दे और बिस्तर पे आ जा। और मैं इस बात में भी थोड़ा किस्मत वाला था, एज अ स्टूडेंट मुझे जो कंपटीशन मिली उसमें भी कुछ लड़कियां थीं जो बहुत आगे थीं, नाकों चने चबवाए थे उन्होंने मुझसे, जान लगानी पड़ती थी मुझे उन्हें एकेडमिकली बीट करने में। अब इज्जत आती है, मैं कैसे उसको देखूंगा कि एक बॉडी है? भाई वो एक इंटेलिजेंट कॉम्पिटिटर है जो तुम्हें पटक के मारती है, मार्क्स देखो उसके। अब मैं उसको नहीं सिर्फ एक बॉडी की तरह देख सकता भाई, नहीं पॉसिबल है। मैं उसके पास जा रहा हूं, अपना प्रोजेक्ट दिखाओ भाई, और मैं उसका प्रोजेक्ट देख रहा हूं, मैं उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अब कैसे कहूंगा कि आई एम ओगलिंग एट यू और लेट्स मीट फॉर कॉफी? व्हाट मीट फॉर कॉफी? तुम पहले मेरे से कुछ सीख लो, लुक एट द क्वालिटी ऑफ माई वर्क, माई एकेडमिक्स, माई प्रोजेक्ट्स, और अपना देख लो, मैंने सीखा है। ये समाज लेकिन क्या इन रोल्स के लिए लड़कियों को तैयार कर रहा है? वो सिर्फ एक रोल के लिए तैयार करता है लड़की को, क्या? भोग्या। उसको खाना खिला ताकि उसके पेट की भूख शांत हो, और उसके बाद उसके तन की भूख शांत कर। ये कुल मिला के रोल है लड़की का। मैं जो बात जैसे बोल रहा हूं बहुत लोगों को बहुत कड़वी लग रही होगी, लगती है तो लगे, किसी की जान गई है, मुझे उसकी जान की फिक्र है। तुम्हें मिठाई खिलाना मेरा काम नहीं है, तुम्हें बात मेरी कड़वी लगती है तो लगनी चाहिए। लड़की को इंसान की तरह परवरिश तो दो, उसे इंसान बना के खड़ा तो करो। जो छोटी सी होती है उसको अलग तरह के कपड़े पहनाना शुरू कर दोगे, और बहुत महंगे आते हैं छोटी बच्चियों के कपड़े। छोटे लड़कों के कपड़े होंगे और छोटी लड़कियों के कपड़े होंगे, छोटी लड़की का कपड़ा 2 गुना 3 गुना महंगा होगा। उसके खिलौने भी अलग कर देते हैं। उसके रंग अलग कर देंगे, पिंक 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 पिंक। उसने बोला उसे पिंक चाहिए, उसने बोला, तो काहे को उसको पिंकी बनाए दे रहे हो? एक काम करना, या
बाजार में जाना और जो फॉर्मल सूट्स होते हैं लेडीज के वो खरीदने की कोशिश करना। जितने बड़े ब्रांड हैं सब में चले जाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा मिलना। सब में जो जो ब्रांड्स हैं ना, जिनमें जाके रेमंड, वॉन हिजन, लुई फिलिप, इन सब में चले जाओ, एरो, भारत में यही है सब। फॉर्मल्स किनके मिलते हैं? लड़कों के, क्योंकि माना जाता है कि फॉर्मल काम माने ऑफिस का काम तो वो तो लड़के ही करते हैं ना। लड़कियों के फॉर्मल सूट मिल जाते हैं पर मुश्किल से मिलते हैं। लड़कियों के क्या मिलते हैं आसानी से? बोले चूड़ियां, बोले घाघरा। जाओ घाघरा खरीदने जाओ, वो हर तीसरी दुकान में मिल जाएगा। लड़के के लिए फॉर्मल ऑफिशियल सूट और लड़की के लिए घाघरा चोली। और तुम्हें ताज्जुब है कि बलात्कार क्यों हो रहा है? एक चीज में बस लड़कियों का बहुमत है, कॉस्मेटिक्स। 80-90% कॉस्मेटिक्स की सेल महिलाओं पर हो रही है। वहां पर समाज कोई कोताही नहीं करता। हाँ हाँ बेटा बताओ, नहीं अच्छा पार्लर के लिए पैसे चाहिए, जरूर लो, परी बन के आना, पापा की परी। 5,000 रुपए तुम उसको परी बनाने के लिए खर्च कर सकते हो। अब वो अभी बोले 5,000 रुपए दे दो, स्विमिंग सीखूंगी, तो पापा की बिल्कुल त्योरियां चढ़ जानी है और ऐसे कांपेंगे पापा। नहीं, अब ये हमारे संस्कारी खानदान में नौबत आ गई है। हमारी लड़कियां परपुरुषों के सामने बिकनी पहन के तैरेंगी। मैं देख रहा हूं यहां किस किस ने पिंक पहन रखा है। कई बार तो मैं पिंक पहनता हूं सिर्फ सॉलिडारिटी दर्शाने के लिए कि मुझे अपनी तरफ का मानना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई बहन है दोनों, और दोनों ऐसा नहीं कि बहुत चढ़ी उम्र के हैं, टीनेजर्स हैं दोनों। बहन बल्कि छोटी है, बहन 12-14 की होगी, भाई थोड़ा सा बड़ा है, भाई के मूछें ऊंचे आने लगी हैं 14 साल। ये दोनों कहीं बाहर से आ रहे हैं, अभी बरसात का मौसम और गर्मी उमस, ये दोनों आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, और ये उमस है, ये दोनों बैठ रहे हैं। भाई बैठ रहा है ऐसे कूलर के सामने, ऐसे बैठा है, और भाई ने पूरी शर्ट खोल दी। बहन टी शर्ट पहन के गई थी, उसने एक बटन खोल दिया, और जब माँ ने उसको डांट लगाई है ना, लड़का है तू, लड़का है तू, और उस बेचारी ने, वो कहीं से चल के आ रही है तो गर्मी और उमस के मारे कूलर के सामने बस टी शर्ट का ऊपर का बटन खोल दिया, और माँ उस पर चढ़ बैठी है, लड़का है तू। और उसने बटन भी क्यों खोला? क्योंकि वो देख रही है बगल में भाई बैठा है, भाई ने पूरी शर्ट ही खोल दी है, और ऐसे करके कूलर के सामने हो गया है कि हाँ, बहन ने एक बटन यहां पर खोला है टी शर्ट का, लड़का है तू। अब बहन का तो जो हुआ सो हुआ, इसमें भाई का क्या हुआ अब ये सोचो। फिर हमें ताज्जुब होता है कि बलात्कार क्यों होते हैं। और इसमें ना लड़कियों के साथ तो बहुत बुरा होता ही है, लड़कों को भी जीवन भर की असहजता मिल जाती है। ये जो हम लड़के लड़कियों को साथ बैठकर खुलकर खेलने खाने नहीं देते, लड़के भी घोर असहज रहते हैं। उनके दिमाग पर बस सिर्फ लड़की नाचती है। जिस चीज को बहुत दूर की बना दोगे ना, ये मन का नियम है, वो चीज फिर मन पे नाचना शुरू कर देती है। फिर वो उसी डेस्परेशन में उल्टे पुल्टे फैसले ले लेते हैं शादी के, क्योंकि जिंदगी भर लड़की देखने को नहीं मिली, और अब उम्र हो रही है तो कहते हैं कोई भी मिल जाए, कैसी भी मिल जाए, ब्याह करो। और उसमें फिर परिवार बर्बाद होते हैं, बच्चे बर्बाद होते हैं। हमें थोड़ा खुली सोच वाला खुला समाज चाहिए, जो लड़कियों को देह की तरह नहीं, मनुष्य की तरह देख सके।
लड़के कितने असहज रहते हैं लड़कियों के साथ, इसका तुम्हें अंदाजा नहीं होगा। तुम लड़की हो ना, मुझसे पूछो, मैंने देखा है बहुत 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 सालों तक। लड़की बगल से निकल जाए, लड़का बेहोश होके गिर जाए, ये हालत रहती है। मैंने सचमुच एक को बेहोश होते देखा है। उसने हफ्ते भर रिहर्सल करी थी आई लव यू बोलने की। बोले जब वो असेंबली से लौट रही होगी, उस सीढ़ी के नीचे खड़ा रहूंगा और जब वो सीढ़ी पे चढ़ने वाली होगी तो अचानक से निकल के बोलूंगा आई लव यू। एक हफ्ते तक रिहर्सल कर रहा है, पूरी क्लास को पता है रिहर्सल कर रहा है। 12वीं का लड़का, 11वीं की लड़की। वो आई रिहर्सल से, वो ये निकला, उसको देखा, वहीं गिर गया। बेहोश। पता नहीं क्या क्या बढ़ गया होगा उसके शरीर में। तमाम तरीके के प्रेशर होते हैं, ब्लड प्रेशर ही थोड़ी होता है। आ रही बात समझ में? कहां है स्कूटी? और जब उसको स्कूटी नहीं दोगे तो उसके लिए भी शादी बहुत जरूरी हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? उसको अब जीवन में जल्दी से जल्दी कोई पुरुष चाहिए। लड़के को तो इसलिए चाहिए कि वो देह का भूखा है, और लड़की को इसलिए चाहिए कि कोई आए जिसे स्कूटी चलानी आती हो, वो स्कूटी चलाए, मैं पीछे बैठूं। जब तुम अपने आप को इतना कमजोर बना लोगी तो तुम्हें फिर बहुत जल्दी किसी पुरुष के कंधों की जरूरत पड़ेगी। जब तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो तुम्हें फिर पुरुष के रूप में एक ड्राइवर चाहिए होगा। लड़की अपने आप को इतना दुर्बल बनने देती है कि फिर उसके लिए अनिवार्य हो जाता है, मजबूरी हो जाती है कि जिंदगी में अब एक पुरुष होना ही चाहिए, नहीं हो तो उसका काम ही ना चले। क्यों अपने आप को इतना दुर्बल बनाती हो? आचार्य जी, जैसे ये केसेस होते हैं, निर्भया केस भी हुआ था, ये केस भी हुआ है, इसमें ये भी ऑब्जर्व करा जाता है कि बॉडीज जो लड़कियों की रहती है उनको बहुत बुरे तरह से वैंडलाइज करा जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट्स, और मतलब टॉर्चर ही करते हैं एक तरह से, रेप तक। तो जो रेपिस्ट है ना, थोड़ा सा ध्यान से सोचो उसकी साइकोलॉजी क्या होगी। वो एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, वो एक फ्रस्ट्रेटेड जानवर है, जो बहुत दिनों से मंसूबे लगाए बैठा था कि किसी औरत की देह मिल गई तो न जाने कौन से स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ क्या नाचता है? सेक्स सेक्स सेक्स, बॉडी बॉडी बॉडी, वुमन वुमन वुमन। और एक दिन वो शिकार कर डालता है, वो किसी औरत को पकड़ करके उसका रेप कर देता है। किस उम्मीद में? कि स्वर्ग सुख मिलेगा। न जाने कौन सा जबरदस्त सुख है जो सेक्स से, रेप से मिलता है। कुछ नहीं मिलता। क्या मिलेगा? वो भी तब जबकि औरत छटपटा रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, पलट के मार भी रही है। कौन सा सुख मिलेगा? कोई सुख नहीं मिलता। जब कोई सुख नहीं मिलता और तुम बहुत सारी उम्मीद लेकर टूटे थे उसके ऊपर, तो तुम में क्या पैदा होगा? फ्रस्ट्रेशन और एंगर। तुम कहते हो इस ऑब्जेक्ट से मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद थी कि सुख मिलेगा, मिला नहीं, तो फिर तुम उस ऑब्जेक्ट को ही तोड़ तोड़ देते हो। तो तू मुझे कुछ नहीं दे पाई ना, ले। ये है उसकी साइकोलॉजी। सर जी, आपने भी बोला था कि ये समाज के प्रतिनिधि हैं। अब ऐसी जब सिचुएशंस होती हैं उसके बाद ये भी ऑब्जर्वेशन रहता है कि सब कैंडल मार्च कर रहे हैं, समाज के ही लोग कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा। निर्भया से आज तक कितनी कैंडल मार्चेस हो गई। हम समझना ही नहीं चाहते हैं कि वास्तविक अंधेरा कहाँ है। इंडिया गेट पर कैंडल जलाने से कुछ नहीं होगा। इस समाज को यहां कैंडल जलाने की जरूरत है, वो जल नहीं रही है। हम समझ ही नहीं रहे हैं कि असली अंधेरा क्या है। असली अंधेरा है कि हम बहुत डिपेंडेंट हैं अपनी बिलीफ पे और अपने पास्ट पर। हमें बहुत डर लगता है आंखें खोलकर यथार्थ को देखने में।
आज सामने फैक्ट रियलिटी क्या है ये हम नहीं देखना चाहते। हम हमारे दिमाग में एक इमेज है, ऐसा होता है, ऐसा ही तो है ना। हम ये नहीं देख पा रहे तुम्हारी जो इमेज है वो रियलिटी से तो मैच ही नहीं कर रही। लड़की क्या है, लड़का क्या है, लड़की के जीवन का उद्देश्य क्या है, लड़के का क्या उद्देश्य है, इन सब को लेके हमारे पास बस इमेजेस हैं। बहुत पुरानी इमेजेस हैं, सदियों पुरानी। हम उन्हीं इमेजेस पे चल रहे हैं। हम देख ही नहीं रहे कि उन इमेजेस पे चलने का आज अंजाम क्या है। जब तक हम अपनी स्टैब्लिश्ड बिलीफ्स को और वैल्यू सिस्टम्स को चुनौती नहीं देंगे, तब तक जो हो रहा है उसको बदलना मुश्किल पड़ेगा। जो मॉडर्न है उनके पास मॉडर्न बिलीफ्स हैं, जो ट्रेडिशनलिस्ट्स हैं उनके पास ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं। पर सच्चाई कोई आंख खोल के नहीं देखना चाहता। बाहर की सच्चाई और भीतर की सच्चाई, इंसान की सच्चाई क्या है, समाज की सच्चाई क्या है, ये सच्चाइयां कोई खोल के नहीं देखना चाहता। जो अपने आप को मॉडर्न वगैरह ही बोलते हैं ना, ये बस इस अर्थ में मॉडर्न है कि इनके पास मॉडर्न बिलीफ्स हैं, पर हैं ये भी बस बिलीवर ही, नोअर नहीं है। ये जानते ये भी कुछ नहीं है। इनके पास एक ऑल्टरनेट सेट ऑफ बिलीफ्स आ गया, एक ऑल्टरनेट सेट ऑफ सुपरस्टिशन आ गया है। इनके पास मॉडर्न सुपरस्टिशंस हैं, पर हैं ये भी सुपरस्टिशियस ही। तुम बढ़िया हो, पिंक मत पहनना। मैं पहनूंगा पिंक। जी नमस्कार सभी लोगों को। और आज गुरु पूर्णिमा की सभी लोगों को बधाई। हमारे पास इतने बढ़िया गुरु हमने पाए हुए हैं। तो आज मेरा पहला साझा कर रहा हूँ। मैं पहला बार मैं सबके सामने सीख साझा करने के लिए आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। पहला मौका है जो मुझे मिल रहा है। मेरा नाम मयूर है, मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरा बेटा है छोटा, 1.5 साल का है। तो मैंने सोचा कि मतलब कैसे मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से अपना आगे मतलब उसको ज्ञान दे सकता हूँ, या फिर कैसे उसको एक ऊंचा दर्शन दे सकता हूँ। उसके लिए मैंने आचार्य जी को सुनना स्टार्ट किया। पिछले 1 साल से मैं सुन रहा हूँ आचार्य जी को, और पिछले 1 महीने से मैं रेगुलरली सुन रहा हूँ और एग्जाम भी दे रहा हूँ। तो जैसे कि हम इस दुनिया में आते हैं तो हमेशा ये लगता है कि किसी ने हमें बनाया है और हमें यहाँ पर भेजा गया है, उसके बाद फिर हम यहाँ से एक ना एक दिन चले जाएंगे। एक्चुअल में आचार्य जी ने बताया कि हम और प्रकृति दोनों समान ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनसे कुछ अलग है। कोई भी चीज जो प्रकृति में है वो हम ही हैं, और हमसे ही प्रकृति और प्रकृति से ही हम है। ये भाव आएगा तो उसमें फिर हमें डर की भाव नहीं रहेगा। उससे फिर हम एक साथ में मिल करके और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं।